अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 9 का शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हमारी टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि हमें जब चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो ताकि वो आसानी रहे। इसके लिए सबसे पहले जो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब ऐसे मुस्तकिल ही होता है कि जो चीज़ चेंज ना हो, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कोई चेंज ना हो। यानी कि ये सिंबल, अगर इसको मैं डेफिनेशन में इसको करें तो ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी कि कोई भी जो फिक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 2, 7, 11, ये तमाम इस किस्म की जो वैल्यूज़ आती हैं इनको कांस्टेंट कहते हैं। ये इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। इसी तरह एक टर्म्स और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिस नाम से जैसा है, कुछ ही चेंज होती हो, वैल्यूज़ चेंज होती है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो एक सिंबल यूज्ड फॉर ए नंबर वी डू नॉट नाउ येट। यानी कि ऐसा सिंबल या नंबर जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है। इट इज़ यूजुअली लेटर लाइक ए एक्स एंड वाई। और जो ये वेरिएबल्स होते हैं आम तौर पर इसमें एक्स, वाई, जेड की फॉर्म में या LM में भी मिलते हैं। यानी जो हमारे जो सवाल होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें जो वेरिएबल्स है एक्स, वाई, जी और LM वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये हमने मालूम करनी होती हैं ये चीज़ें। अब जो हमने दो टर्म्स लिखे हैं, अगर मैं उसके लिए एक एग्जांपल लिखूं तो x + 2 इज इक्वल टू 6। अगर हम इसको देखें तो इसमें हम दोनों हमारे जो अभी तक हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल पर वो दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। इनकी भी हम आगे चल के थोड़ी सी बात करेंगे। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये क्या चीज़ है? ये वेरिएबल्स है। क्यों? हमें नहीं पता इसका क्या वैल्यू है। निकाल सकते हैं लेकिन अभी इस वक्त हमें नहीं मालूम कि क्या चीज़। सेकंड, इसको आगे चेक पढ़ते हैं क्या। सेकंड है हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि ये चीज़ है। कांस्टेंट ऐसी चीज़ है जिसको फिक्स वैल्यू है। इसी तरह एक और टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम, कोफिशिएंट। ये एक नंबर होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल 6x - 6। अब इसमें वो तीन जो टर्म्स हमने पीछे पढ़ी है, डिस्कस की, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, इसमें इस्तेमाल हुआ हो। अब इनको देख लेते हैं बारी बारी। ये मैंने कहा था कि ए नंबर दैट मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल, ये क्या है जी? वेरिएबल, ठीक है जी। और ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है जी। और ये हमारा है कोफिशिएंट। ये क्या हो रहा है इससे? जब दो साथ साथ लिखे हो उनमें को बीच में ना हो तो इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन यही की थी, कोई भी ऐसा नंबर जो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अब थोड़ा सा ना हम चीज़ों को एक दफ़ा थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि हमें साथ साथ, क्योंकि हमने रटा नहीं लगाना, ना ही ये कि हमें एक डेफिनेशन की याद, जैसे हमें पता होना चाहिए। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4x - 6 इज इक्वल टू 5। अब इनको ईच एंड एवरी को हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं हम। पहले क्या है जी? 4। ये क्या हो रहा है? वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इस कोफिशिएंट का ये कहा था कि ऐसा नंबर जो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट।
सेकंड वन इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने कहा था, हमने जाना है या डिस्कस किया है, ऐसी वैल्यू नंबर ये सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, मोस्टली हम सवाल में उसको हल करते हैं, तो दैट इज़ वेरिएबल्स। ये बिल्कुल बेसिक से हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो चीज़ें जो अगर इनको आती हैं तो वो तो स्किप करते हैं इस वीडियो को, लेकिन जिन्हें नहीं आती उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें पता होना चाहिए डेफिनेटली ये चीज़ें। अगला जो हमसे ये है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं जी? ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है जी। ये प्लस माइनस ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है जी। अब अभी तक हमने जितनी ये तीनों की हैं वो सारी इसमें आ गई हैं। अगली एक टर्म अक्सर हम सवाल हल करते हुए टर्म्स यूज़ करते हैं, ये क्या होती है? टर्म्स होती है हमारा जो अलजेब्रिक हमें सवाल मिलता है, वो जो ऑपरेटर्स जो साइन होते हैं हमारे ऑपरेटर साइन ये वाले, इनको जब सेपरेट करते हैं जो, यानी कि ऐसी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम आगे थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए टर्म्स के लिए बारे में, इसलिए इसको ज़रा बियर कीजिएगा, आगे इसको थोड़ा डिटेल और पढ़ लेंगे। एक्सप्रेशन नेक्स्ट हमारा है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द सेपरेट अलग अलग करती है ऑपरेशनल साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। जो हमारे ऑपरेशंस हम ऑपरेटर यहाँ पर हमने किए हैं ये थे, ये उनको सेपरेट कर देती हैं, उनको हम टर्म्स कहते हैं। एग्जांपल्स थोड़ा सा आपको मज़ीद पता चल जाएगा क्या है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं ये कहता हूँ एक्स प्लस वाई, तो इसमें कितनी टर्म्स हुई? देखिए ये वेरिएबल्स है, ये ऑपरेटर आ गया और ये वेरिएबल्स। अब ये कितनी टर्म्स हुई है? इन दो वेरिएबल्स को किस चीज़ ने सेपरेट किया है? इसने, ऑपरेटर ने हमारे, ठीक है। तो ये जो हैं दोनों जो वेरिएबल्स जिनके जो अलग अलग हैं, ये फर्स्ट टर्म्स होगी और ये सेकंड टर्म, तो ये कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स, ठीक है जी। इसी तरह एक और ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कितने टर्म्स हैं? बस ये देख लें, हमने कहा था कि जो साइंस हैं वो उनको सेपरेट करते हैं, तो कितने हुए? 1 2 और 3, तो कितने हुए? 3 टर्म्स की पता चल गया इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको काफ़ी। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस, मैंने इसमें टर्म्स में थोड़ा सा इसको यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स को मैंने पहले भी बताया था कि ये यहाँ पर ये ऑपरेटर है। इसमें ऑपरेटर्स में हम और भी इसमें डाल सकते हैं, प्लस है, माइनस है, ज़रूर है, डिवीजन है, सारे ऑपरेटर्स हैं। ये जब चीज़ें ग्रुप हो जाती हैं, यानी इकट्ठी अगर लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? हमारा एक्सप्रेशंस बन जाता है, जो किसी चीज़ की वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है। तो अब जितनी भी हमने टर्म थोड़ी सी पढ़ी हैं एक्सप्रेशन में, हम इनको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि इसकी भी हमें डेफिनेशन का पता चल जाए और पीछे हमने जितनी भी पढ़ी है उनको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है जी, अगर हम इसको एक लैम की तरह अगर करते हैं, तो 2 × 3 ये एक एक्सप्रेशंस है। क्या है ये? एक एक्सप्रेशंस है। इसी तरह एक ये अगला अलजेब्रिक हमने पढ़ना चैप्टर, तो उसमें अगर हम इसको एक एग्जांपल ले लें तो बेटर होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या है इसकी? 4x - 7 = 5। ये अब सारा एक एक्सप्रेशन है, ये सारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या ये ऑपरेटर हैं? ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं। तो इन तमाम को जो, यानी कि टर्म
अब इसको हम टर्म्स भी कह सकते हैं। देखो ये टर्म्स से मिलकर हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है जी। अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारा असल चैप्टर की वो डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये कम्बिनेशन होती है कांस्टेंट्स की और वेरिएबल्स, जो कि अलजेब्रिक ऑपरेटर्स हैं, जो अपने ऑपरेटर पीछे पड़े हैं, उनकी मदद से वो आपस में ग्रुप हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम इस सारी पिछली चीज़ों को, जो टर्म्स पढ़ी हैं और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म्स को एक एग्जांपल को अगर लिख लें तो ज़्यादा बेटर तौर पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूँ 3m n स्केयर, ठीक है जी। अब ये अगर इस तरह ये लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं वो एक कर रहा हूँ, अगर कुछ भी ऑपरेटर बीच में है तो ये क्या है एक्चुअली, ये 3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है हमारा, n इससे मल्टीप्लाई, m इससे मल्टीप्लाई कर रहा है हमारा, और n के ऐसे, ठीक है जी। ये अगर कुछ भी बीच में ऑपरेटर नज़र ना हो और साथ लिखो, मतलब उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इस तरह हो, फॉर एग्जांपल 4a + 9b। अब जो हमने बातें कही है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, ये कम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, जो कि इंटर रिलेटेड जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। तो ये हमारी सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा और भी हो सकते एक्सप्रेशंस। एग्जांपल समझ ले लेते हैं, x y over 4x, ये भी हो सकता है, और 4x + y + z, ये भी हो सकता है। ये तमाम जब चीज़ें इन्हें हम को देखते हैं, इसमें मतलब कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ऑपरेटर से मिलकर जो अलजेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं उनसे मिलकर ये सारा जो कम्बिनेशन होती है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हमने एक और टर्म्स है पॉलिनोमियल की, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स, ठीक है जी। पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, और इसके जो हमारे जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, इसको आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन इधर भी हम जो इसका एक्सपोनेंट होते हैं, ये सिर्फ पावर है, इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, होल होता है, यानी कि पूरा होता है, यानी कि ये फ्रैक्शन से उसमें नहीं होता बल्कि पूरा होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3x + 2ab, और ये पॉलिनॉमियल होती है, एक तो इसका होल होता है, और यानी कि इसकी जो पावर होती है, यानी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो सा होल नंबर में होता है, होल नंबर में। दूसरा इसका ये है कि पॉजिटिव होता है ये, ठीक है, पॉजिटिव होता है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव ही होगा ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होती है। इसके अलावा और एग्जांपल हम थोड़ी सी एक और भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल x² + 3x + 5। ये इसके अलावा भी इसको थोड़ा सा अगर पॉलिनोमियल को
से अलावा अगर हम देखें जैसे मोनो भी होती है, मोनो मोनियम होता है, ये एक होती है, ठीक है। इसके लिए डाई भी होती है, डाइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, दो। इस तरह ट्राइनोमियल भी होगी। इसी तरह जिस तरह ये सारी हैं 3, इसी तरह ये पॉली है। इसके मैनी बहुत सी। ये कुछ हमारी टर्म्स थी जो थोड़े से डिस्कस करनी थी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब इनकी डेफिनेशन जो मैंने बताई, बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि थोड़ा सा जहन में है कि जब हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और हमारा है रैशनल के नाम से भी एक्सप्रेशंस। एक रैशनल एक्सप्रेशंस भी एक टर्म्स होती है। ये होती है कि अगर हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को P ऑफ X ओवर Q ऑफ X में लिख सकें, उसको रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें इसकी एक ये होती है कि हमारा जो Q है, ये वाला डिनोमिनेटर जो सा है, नीचे वाली जो है, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इक्वल के ज़ीरो ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगी तो फिर ये मतलब रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब अगर इसकी कोई एक एग्जांपल थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाए। एक रैशनल एक्सप्रेशंस लिखते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1 ओवर 2x² प्लस 5x प्लस 9, ठीक। ये एक रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। अब ये जो रैशनल है ना, इसका अगर हमारे पास एक थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं एक दफ़ा, अगर हमारे पास दो इंटीजर हों, फॉर एग्जांपल a एंड b हों, ठीक है, और अगर हम इनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें और जो उसका रिजल्ट आएगा वो रैशनल कहलाएगा, ठीक है, रैशनल नंबर है। और जो इसमें यानी कि इस दो इंटीजर थे हमारे पास, एक a और एक b, अगर हम इनको इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो फिर इसको ये हमारा रैशनल कहलाएगा, ठीक है जी। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा आगे डिटेल में भी रैशनल और इनरैशनल की मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे भी। पीछे ना हमने ये रैशनल एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन पढ़ा, लेकिन इससे पहले ना थोड़ा ये हमें देखना पड़ेगा रैशनल और इरैशनल होते क्या हैं। एक थोड़ा सा आम सी इस चैप्टर से शायद नहीं, लेकिन ये रैशनल और इरैशनल का हमें थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ें। मैंने पहले बताया था कि रैशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम रेशो में लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो? रेशो में। रेशो में यानी कि रेशो की फॉर्म में उसको हम लिख सकें, यानी कि ऐसे इंटीजर जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल
ये थोड़ा सा अभी हम नंबरिंग के उसमें पढ़ रहे हैं, इसे नंबर वाले चैप्टर में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा लेके हम चलते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन दूर है, क्योंकि रैशनल वो सही समझ नहीं आ रहा थे रैशनल एक्सप्रेशंस है क्या एक्चुअली। रैशनल की थोड़ी सी हमें डिफरेंशिएट कर सकेंगे तो देन बेटर तौर पर हम इसको समझ सकेंगे, सवाल को भी, चैप्टर को भी। तो ये रेशो में अगर हम लिखने किसी दो इंटीजर को रेशो में अगर जब लिख सकें, यानी कि फ्रैक्शन में लिखे, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक हमारे पास अगर नंबर हो 1.5, ठीक है जी, इसकी अगर इसको हम रेशो में फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किस तरह? 15/10, ठीक है जी। अब ये 3/2, और फिर इसको हम अगर डिवाइड करें, इसको 3 2 पे तो 1, तो अगेन यही आ गया। तो मीन हम इसको ये देखें रेशो में हम लिख सकते हैं, तो ये हुआ रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह एक और थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं, 7। अब आपको पता है कि 7 के नीचे 1 होता, जो लिखते नहीं, हमें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी 1 रेशो में हो, ठीक है, इज इक्वल 7, 1 को लिखते नहीं। इसी तरह हमारे पास अगर हो अगला हमारा आगे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का पता चल के जिसे हमें रेशो की फॉर्म में लिख सके, यानी दो ऐसे इंटीजर जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। इसके कंपेयर अगर ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ अगर रेशो को हम लिखने, जिस तरह मैंने पीछे थोड़ा सा बताया था, P/Q, P/Q, अगर हम इसे अलजेब्रिक में तो एक्स कर देंगे हम, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम रेशो की फॉर्म में, यानी दो ऐसे इंटीजर जिनको हम दो रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल जैसा पाई का हमारा है, इसको हम रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हालांकि इसकी जो वैल्यू अगर है, अगर हम इसे निकाल तो जो लिखते हैं 1 4 1 5 9 2 6 5 3, इस तरह 100 चल जाते हैं। यानी कि अगर हम ये कह दें कि जो डेसिमल होते हैं ना इसके इरेशनल के, वो फॉरएवर चलते रहते हैं, यानी कि इनका ना तो टर्मिनेट होते हैं और ये ना रीओकर होते हैं, जबकि रैशनल के हमारे टर्मिनेट हो जाते हैं और रीओकर होते हैं, क्योंकि ख़ास ग्रुप के बाद वो दोबारा वही आने शुरू। लेकिन जो इरेशनल में ये फॉरएवर चलते रहते हैं इनके डेसिमल्स। इनका हम थोड़ा सा और इसको मज़ीद हम एक टेबल के ज़रिए थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो कंसेप्ट थोड़ा सा बन जाए तो क्या हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1.75 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में? 7/4, ठीक है जी। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमने ये कहा कि अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं तो फ्रैक्शन में, यानी कि इंटीजर को, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रैशनल है। इसी तरह अगर एक हमारे पास हो 0.001 तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? 1/1000। क्या हुआ? लिखा हमने इसको रेशो के फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख दिया इस इंटीजर को, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? और रैशनल है। इसी तरह अगर √2 हो, इसको हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते, ठीक है, तो क्या हुआ? इरेशनल होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं चैप्टर को, इंशाल्लाह पहले एक्सरसाइज को करेंगे। ये कुछ टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की हैं,
उम्मीद है ये कोई इतना बिल्कुल मैंने एक बेसिक्स लेवल पे की थी। जिन लोगों को पता है उनके लिए तो ये शायद बोरिंग होगी, लेकिन जिनको अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दफ़ा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कांस्टेंट ऐसे होते हैं वो नंबर जो फिक्स होते हैं, और वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनका हमें नंबर वगैरह जिनकी वैल्यूज़ मालूम करनी होती है। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल से वो नंबर या सिंबल जो वेरिएबल से हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। टर्म्स क्या होती हैं जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी वेरिएबल्स हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स जब आपस में मिलते हैं और इनको ऑपरेटर के ज़रिए किसी ऑपरेटर के ज़रिए जोड़ देते हैं प्लस माइनस के, तो वो हमारी टर्म्स बन जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा लिख देते हैं ये एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। इसी तरह हमने थोड़ा सा रैशनल नंबर के एक छोटी सी बेस बनाने की कोशिश की, तो रैशनल इरेशनल को हमें पता चल जाए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी, और इसमें मज़ीद अगर इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश हर वक्त ही रहती है तो आप इन कमेंट्स में बता दें कि इसमें मज़ीद कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि अपने बेस्ट नॉलेज से कि इसको आप तक पहुंचा जाए, लेकिन इंसान पर गलती हो सकती है। तो अगर कोई गलत टर्म बता दी हो, कोई गलती हुई, तो मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूं, और ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं इसको करेक्ट कर सकूं, क्योंकि इंसान हर वक्त इम्प्रूवमेंट करता रहता है, लर्निंग फेज़ में होता है। तो उम्मीद है आप मेरी इस कोशिश को पसंद भी करेंगे और मेरी लर्निंग और मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज में बढ़ने का ज़रिए बनेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।